हेलो एवरीवन। आज जैसा कि हम एसआई के एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2 पोस्टें हैं आपकी, जिसके लिए एक सिलेबस दिया गया है और एक तीसरी जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए एक अलग से सिलेबस मेंशन है। जिसमें हम पहला देखेंगे कि जो 2 पोस्टें हैं आपकी नागरिक पुलिस वाली और गुलम नायक वाली, उसके लिए जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं आपका। पहले में आपको प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की, जिसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 100 ही मार्क्स के आपको मिलने वाला है। और साथ में आपके होगा रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपके पास टाइम होने वाला है 2 आवर्स का। और आप जैसे कि देखेंगे सेकंड जो आपका पेपर होगा उसमें हमें जीएस और साथ में मैथ्स, ये भी आपकी जो होने वाली है वो हाई स्कूल लेवल की होने वाली है। 75 मार्क्स की 75 मार्क्स होंगे और 75 ही क्वेश्चन होंगे। और जीएस भी 75 मार्क्स की और 75 ही क्वेश्चन होंगे। इसके लिए टोटल जो टाइम होने वाला वो होने वाला 3 आवर। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है कुछ एग्ज़ाम का। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो हमें दी गई है वो 1/4 की है, यानी कि 2.25 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है हमें, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पेपर है यानी कि आपका फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का, इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दी गई है कि जो कंपलसरी होने वाली है। 35 क्वेश्चन दोनों में होंगे और 35 नंबर के होने वाले हैं। साथ में आपको एक ऑप्शनल दिया जाएगा जिसमें आपको बायो और मैथ्स में से कोई एक चूज़ करना होगा। जिसका जो स्ट्रीम रहा होगा वो उसे चूज़ करेगा। ये टोटल पेपर होने वाला है 2 आवर्स का, जिसमें आपका 100 नंबर का ये रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस टोटल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पेपर के अंदर हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस पेपर से, हर एक बच्चे को है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब है। तो पहला जो पेपर है सामान्य हिंदी में आप देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल अंक 150 और टाइम कितना है 2 आवर्स, ठीक। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हिंदी 100 नंबर की है और 50 नंबर की हमारी क्या है, रीजनिंग है। तो ये होने वाला है टोटल इसके अंदर, ठीक है। तो 100 नंबर की हिंदी में हम देखते हैं सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस में जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं एक्सप्लेन करके। तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के अंदर है हमारा पहला लिपि एवं वर्णमाला, जिसमें आपको देवनागरी लिपि का विकास पढ़ना है, देवनागरी लिपि के वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन। और यहाँ पे आपको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे स्वर भेद और व्यंजन भेद पढ़ना है। तो बेसिकली हमें इतना हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के अंदर पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है हमारा वर्तनी, जिसके अंदर हमें पढ़ना है वर्तनी व्यवस्था और वर्ण स्तर पर और शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर वर्तनी संबंधी नियम पढ़ने हैं। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह और हिंदी अंक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपका शब्द भंडार एवं शब्द संरचना नेक्स्ट पॉइंट है आपका। इसके अंदर हमें पढ़ना है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति, सम भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द एवं सूक्ष्म भेद, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है टोटल। फिर उसके बाद आता है हमारा शब्द संरचना के अंदर पढ़ना है हमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर पढ़नी है, आपके शब्द के अंदर। इसके बाद है हमारा फेवरेट टॉपिक यानी कि संधि सभी को पसंद होती है। अर्थ एवं भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, यानी टोटल संधि आपको सारी की सारी संधि पढ़नी है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसमें, 100 नंबर की हिंदी है तो उन्होंने सारी चीज़ें लगभग मेंशन कर दी हैं। पद में आपको पढ़ना है पद विन्यास, वाक्य विन्यास, पद क्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, पदबंध,
वाक्य भेद तथा वाक्य शुद्धि, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। फिर है आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, परिचय एवं उदाहरण। यहाँ पे स्पेशली मुहावरों को मेंशन और लोकोक्तियों को मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, बट जहाँ तक है पहाड़ी मुहावरे और लोकोक्तियाँ ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो आप लोग तैयार करके रखेंगे उसे, क्योंकि आजकल ट्रेंड सा बना हुआ है। और अगला पॉइंट है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन काफ़ी इजी टॉपिक है और इससे हर बार सवाल बन ही जाते हैं हर पेपर में। पत्र के प्रकार, सरकारी एवं सरकारी पत्र, टिप्पण, प्रारूपण क्या होता है, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक यानी रिमाइंडर, परिपत्र, सर्कुलेटरी पेपर और तार लेखन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पत्र लेखन के अंदर आने वाली हैं। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, ये थोड़ा नया सा टॉपिक है इसके अंदर, और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, बट तो इसे भी हम देख सकते हैं आराम से। इसके अंदर हमारा बहुत ही आसानी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, इनसे आपका डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। जैसा पेपर के ट्रेंड्स रहते हैं उसमें कि पहला पत्र कब निकला या दूरदर्शन कब लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हिंदी कंप्यूटिंग और फ़ॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट, इससे भी कई सारे सवाल बनते हैं हर बार पेपर्स में हम देखते हैं, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होता है कंप्यूटर्स में। बेसिकली हिंदी के लिए कृतदेव जैसे हमें पता होता है, और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप एक दो चीज़ें याद करके रखेंगे। टाइपिंग में भी और पेज लेआउट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ दी जाती हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और आखिरी है हमारा इसमें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अब देखो इन्होंने इतनी बड़ी लाइन इसमें ही कह दी है कि हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड राज्य की एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, अब लगभग जो हमें यूके SSSC एग्ज़ाम्स कराता था, जिसमें हमारे 24 आपके साहित्यकार दिए होते थे, वो यहीं से दिए होते थे, तो हम एक बार उन्हें देख सकते हैं और उन्हीं के हिसाब से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं हिंदी की। और जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है रीजनिंग का। रीजनिंग हमारी 50 नंबर की होने वाली, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि आपको दर्पण एवं जल प्रतिबिंब श्रृंखला यानी सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव और समरूप आकृतियों का समूहीकरण, ये सारे के सारा टॉपिक हमें दिया गया है। रीजनिंग हर बार थोड़ा इजी होती है, पर जब 50 नंबर की रीजनिंग आती है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है, वो 50 में 50 सही करते हैं। इसलिए हमें कम से कम कुछ नहीं तो 45 मार्क्स की रीजनिंग सही करनी होती है। इसके लिए हमें रीजनिंग को पीछे नहीं छोड़ना है, रीजनिंग करते रहनी है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है हमें। अब अगला हम टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे है वर्णमाला परीक्षण, कूटलेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय परीक्षण, निगनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों का कृत्रिम समरूप प्रदान, गणितीय संख्याएं, बैठक परीक्षण, आंकड़ों का पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्षण, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, ये सारे टॉपिक्स हमारे इसके अंदर रहने वाले हैं, जो कि आपके इसमें आते हैं शाब्दिक मानसिक योग्यता के अंदर आते हैं। रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है, जो कि आसान पड़ती है। तो अब इसमें आप ये बाकी टॉपिक्स भी देख लेंगे कि धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख, पेन डायग्राम, शब्द निर्माण और लिपिक अभिक्षमता, ये सारी भी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। अब जो हमारा जीएस का पेपर होने वाला है, जिसमें काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी जीएस अच्छी होती है उनके कई सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो जाते हैं, पर इसमें जीएस का वेटेज को बिल्कुल इक्वल कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीएस के भरोसे जा सकते हैं, आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जीएस का टॉपिक है वो 75 नंबर का है, जिसमें 75 मार्क्स का होने वाला है, यानी 75 मार्क्स का ये टोटल होने वाला है। पहला हमारा इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास दिया हुआ है, जैसा कि इसमें है
स्टार्टिंग की आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत, तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, आपका उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, ये सारी चीज़ें आपके आने वाली है। ये सारे टॉपिक आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उत्तर गुप्त काल के बाद आपका अरबी एवं तुर्की आक्रमण, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लगभग हमारी सारी ये हिस्ट्री इसमें मेंशन कर ही देते हैं हर बार, पर हिस्ट्री से सवाल आजकल काफ़ी डीप आने लग गए हैं। कुछ कुछ जगहों से आते भी हैं तो आसान सवाल नहीं बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री जो होती है हमारी ट्रिकी हो जाती है कि इतना पढ़ने के बाद भी हमारे सवाल इसमें गलत हो जाते हैं कई बार। तो दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, ये सारे टॉपिक इसके अंदर मध्यकालीन में रहने वाले हैं। साथ में आपका मराठा एवं सिख साम्राज्य भी इसके अंदर रहने वाला है। आधुनिक काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, आधुनिक से ही। तो इसमें यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन कैसे काम किया, कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ये टॉपिक हर बार लिखा होता है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें से इतना खास सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन ये लाइन ज़रूर लिखी रहती है हर बार कि राष्ट्रवाद का विकास। अब इसके अंदर है आपका, फिर इसका प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से चले थे। इसमें हमारा है होम रूल, लखनऊ समझौता, गांधी जी के क्रियाकलाप एवं नीतियाँ, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल आंदोलन, भारत एवं विदेशों में क्रांति आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा-चौरी की घटना, स्वराज पार्टी, शायमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्री मांगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय विज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता। लगभग जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सब मेंशन है इसके अंदर। और नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंदर भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं वो। और विश्व का इतिहास भी इसमें दिया हुआ है। अक्सर UKTSC के एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दी जाती है, लेकिन UKPSC ने इसे चेंज किया है थोड़ा सा, और इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को इसके अंदर डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण से संबंधित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों का योगदान, ये आपको पढ़ना है। और साथ में ब्रिटेन के राजवंश, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय एवं विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण। ये अगर आप NCERT खोल के देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो दी हैं ये 9th और हाई स्कूल से ही बुक्स में मेंशन की गई हैं। अगर आप सिर्फ NCERT भी पढ़ लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री कवर हो जाती है। ये सारा का सारा सिलेबस मुझे लग रहा है वहीं से उठा के सीधा इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि भारत का एवं विश्व का भूगोल दोनों का दिया हुआ है। अभी तक ये लोग सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी लिखते थे, बट इस बार इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और सब कुछ दिया हुआ है। लगभग सारा का सारा सिलेबस जो पीसेस का सिलेबस होता है, लगभग उसी टाइप का कुछ सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो विश्व का भूगोल आप पढ़ लेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। और भारत का भूगोल भी हमें पता ही है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें, वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। और अगला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम जैसा कि देख सकते हैं कि भारत के राज्य व्यवस्था के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। संवैधानिक सभा एवं भारतीय संविधान, संविधान का दर्शन, प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की विशेषताएं। लगभग बहुत सारे सवाल यहीं से बन जाते हैं हमारे प्रस्तावना वाले, और इससे पहले से ही आजकल कॉन्स्टिट्यूशन के आगे से सवाल आना कम कर दिए हैं, यहाँ से काफ़ी सवाल बन जाते हैं। और जो कि मुझे आइडिया है जितना कि ये लोग इस बार प्रियम्बल से सवाल और यहाँ से सवाल बनाने वाले हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, ये सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं ये पॉलिटी के अंदर सब इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं।
तो इसे बस आपको 1-2 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, ये बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं अगर आप, क्योंकि ये आपके सामने हो रही है इतनी राजनीति, तो आप रोज़ ही अपने आसपास देखते रहते हैं कि भारतीय संसद कैसे काम करती है, राज्यसभा लोकसभा का स्पीकर से क्या होता है, विधि निर्माण कैसे होता है, अध्यादेश कैसे आता है, आपातकाल कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें तो हम अपने आसपास में देखते रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा जल्दी याद हो जाती हैं। मंत्रिपरिषद अधिकार एवं शक्तियाँ, ये सब थोड़ा सा बस हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर बार भूल जाते हैं इसे पढ़ते पढ़ते। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ना है सही तरीके से। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, ये 11th में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें सब कुछ है मेंशन। पंचायती राज भी दिया हुआ है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी दिया हुआ है। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जो कि 2005 में आया, 2005 कह रहा हूँ सॉरी उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम दिया हुआ है। और आपका क्या आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी आपको पढ़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको सबसे पहले आपका यूएन को आपको पढ़ना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य, उनकी महासभा, महासुरक्षा, ये सब जो उसके पार्ट्स हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मेंशन करनी हुई है, तो सब कुछ पढ़ना है। पर्यावरण से रिलेटेड तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। वैश्विक तापमान की समस्या, निदान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान हेतु समाधान हेतु प्रयास, मानवाधिकार के बारे में पढ़ना है हमें। देखो सिलेबस ऐसा दिया गया है कि आप इस पर एक अच्छा खासा मेंस का पेपर दे सकते हो, लेकिन आपको देना ऑब्जेक्टिव पेपर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 75 मार्क्स की जीएस है, इससे ज़्यादा की जीएस नहीं है। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 75 में से 75 स्कोर कर भी जाते हो तो भी आपकी रीजनिंग, मैथ्स और साथ में हिंदी है जिसको आपको कवर करना। अगर आप ये 3 भी सही से कवर करते हो और यहाँ थोड़े से नंबर कम भी होते हैं तो भी काम चल सकता है, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसे कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन रीजनिंग, मैथ्स और आपकी जो हिंदी है उसमें अच्छे खासे स्कोर काफ़ी हम कर सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा पेपर कैसे निकले, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर देखो, इकोनॉमिक्स से आजकल बहुत सारे सवाल बनते हैं, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से तो सवाल बनाते ही हैं ये लोग। तो उस पर भी आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा फेवरेट होता है, ख़ास तौर पे जब ऐसा आयोग बैठे जो कि यूपीएससी के पेपर बनाता हो। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप डिटेल में इस सिलेबस में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप देख लेना, उसमें पढ़ लेना सही से। और पूरा का पूरा उत्तराखंड दिया हुआ है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति पक्ष में, उत्तराखंड की शिक्षा, उत्तराखंड का पर्यटन, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट क्या होती है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वर्किंग ऑफ इंटरनेट से काफ़ी सवाल आने वाले हैं, वैसे ही आते ही हर बार। तो ये आपको देखना है कंप्लीट इसको। गणितीय क्षमता की बात करें तो इसमें हमारा टॉपिक्स जो हैं इसे हम सही से देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है आपका, स्क्वायर घातांक एवं करणी द्विघात समीकरण, आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात और समानुपात, समय, दूरी, आयु संबंध, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका नल एवं टंकी, नाव और धारा, मिश्रण एवं पृथक्करण, समय और कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति की बुनियाद, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब, वृत्त, आयत, बेलन और गोला, प्रायिकता, माध्यिका, मध्य और बहुलक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैथ्स में दी हुई हैं। मैथ्स का सिलेबस कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, क्योंकि जिस तरह से इसमें टाइमिंग दी हुई है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसका लेवल ये लोग हार्ड रखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, कि आप इसे कर ना पाओ। अगर आप ये सब चीज़ें एक एक बार भी कर लेते हो तो ये हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्ज़ाम तो नहीं है और ना ही कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके सब्जेक्टिव नॉलेज एकदम टेस्ट करी जा रही है। इसमें ये लोग बस जानना चाहते हैं कि बच्चा 12th तक अगर उसने कुछ भी पढ़ा है तो उसके वो सब कुछ तैयार है कि नहीं है।
वो कितना प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। जैसे कि हम फिज़िक्स देख रहे हैं, फिज़िक्स भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो सब कुछ मेंशन कर दिया है, मात्रा, मापन, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्लास 9th के अंदर है, आपका आराम से मिल जाएगा। किरण प्रकाशिकी, यंत्र, प्रकाश व्यतिकरण, विवरण, ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें हैं। तरंग, दोलन, गैसों का अनुगणन सिद्धांत, ऊष्मागति, प्रथम नियम, द्वितीय तृतीय नियम, ये सारी चीज़ें ये सब हमने पढ़ा हुआ है। परमाणु एवं परमाणु, बोर्स का परमाणु मॉडल, नाभिक, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिक, ये सारी चीज़ें, अर्धचालक क्या होते हैं, ये सारी ईजी है। ये सारी चीज़ हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ये सब हम आराम से तैयार कर सकते हैं। फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है, ये बस हमें अपने नोट्स और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप बच्चों को पढ़ा दो फ्री में, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर परमाणु संरचना और रासायनिक आबंध, तत्वों का वर्गीकरण, SP ब्लॉक, उपसंयोजक यौगिक, रासायनिक बलगति के नियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और बहुलक, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। दैनिक जीवन में रसायन और जैविक अणु, पर्यावरण रसायन, रासायनिक समयावस्था, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इंग्लिश में भी पढ़ लेना आप लोग, इंग्लिश में बार बार क्या रिपीट करूँगा, उसे रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे देख लेना। जीव विज्ञान वाले बच्चे एक बार देख लेंगे अपने आप। जीव विज्ञान का टॉपिक अगर हम देखें तो कई बच्चों के लिए जो मैथ्स वाले होते हैं उनके लिए जीव विज्ञान इतना हम पढ़ चुके होते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए कि ये आसान लगने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स बट हम दे नहीं सकते इसको, तो इसलिए कोई बात नहीं। इसमें देखिए आप जंतु एवं पादप कोशिका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और आपका मेंडल कन्वेंशन का नियम, परिस्थिति के परितंत्र, जैव विविधता, वर्गीकी के सिद्धांत और अवजक एवं परजीवी, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पर्यावरण मुद्दे, वन्य जीवन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी इंग्लिश वाले आप लोग, ये मैं PDF भेजने वाला हूँ आपको, आप देख सकते हैं उसके अंदर PDF को, ठीक है। अब ये सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा वापस से, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके। और प्लीज़ अगर सिलेबस समझ में ना आया हो और कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बड़े सभ्य तरीके से इसमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे, तभी तो कुछ सीखेंगे। हो सकता है कि कोई चीज़ मैं आपकी सॉल्व कर दूं या किसी आपकी कोई बात से मेरी कोई चीज़ सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सबके पास है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी बात होती है, प्रॉब्लम्स को गिनाना छोटी बात होती है। तो प्रॉब्लम्स मत गिनाइए, सॉल्यूशन की तलाश कीजिए, कैसे हम इसे पार पा सकते हैं। तो बस बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू करते हैं 0 डेज़ के साथ कि हम 0 पे हैं, इसे यहाँ से मानेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।